फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। कहते हैं ये युग स्मार्ट जनरेशन का युग है। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्क्रीन, सब कुछ स्मार्ट युग है। वसुंधरा राजे सरकार में भी एक ऐसे स्मार्ट मंत्री आज हमारे सामने हैं, यूनुस खान। यूनुस जी, आपको कहते हैं आप स्मार्ट मंत्री हैं, क्यों कहते हैं सर? देखिए राव साहब, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया में जो आज मुझे आपने बुलाया उसमें जनता से नमस्ते करते हुए मैं तो यही कहूँगा, मैं तो गांव का आदमी हूँ और एक ऐसे किसान परिवार से आता हूँ कि ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अब जो भगवान ने जो भी रूप रंग दिया है वो भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का दिया हुआ है। बाकी अब काम करने के लिए आए तो अगर काम अच्छा करेंगे तो वो है स्मार्ट। कहते हैं शक्ल ही नहीं, आपके तो कामकाज में भी बड़ी स्मार्टनेस है। कहते हैं कि सरकार में, कैबिनेट में जिस तरह से आप तेज़ी से आगे बढ़े वो अपनी स्मार्टनेस के कारण है। और आजकल वसुंधरा जी आपके ऊपर काफ़ी विश्वास करने लगी हैं। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा छोटा सा सिपाही हूँ और कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके काम करना मेरी मतलब फितरत है। और अब जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है और मुख्यमंत्री के रूप में माननीय वसुंधरा जी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको ईमानदारी से, लगन के साथ, मेहनत के साथ करना हमारा काम है। फिर परिणाम अगर हम नहीं दें तो चाहे वो कोई भी मंत्री हो, किसी भी स्तर का हो, अब इसमें नज़दीक दूर की बात नहीं है। जो जिम्मेदारी दे तो हमें परिणाम भी देना चाहिए और उस परिणाम देने के लिए हम काम कर रहे हैं। ईश्वर हमारी मदद करे, जनता का सहयोग मिले, आप जैसे लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन मिले तो अच्छा। आपकी पार्टी में कई ऐसे अनुभवी नेता थे, उन सबको छोड़कर वसुंधरा जी ने आप जैसे स्मार्ट लोगों को चुना, उसके पीछे क्या कारण लगता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति में बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, बहुत सारे कोण होते हैं, उनमें सब समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सारे डिविजन्स को प्रतिनिधित्व मिले। और फिर मैं तो पिछले 5 वर्ष माननीय वसुंधरा जी के साथ में पार्टी के सिपाही के रूप में और मंत्री के रूप में मैंने काम किया है, तो मेरे पास में एक अनुभव भी है और हमारी पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का विश्वास भी है और सब लोगों का आशीर्वाद भी है। इसलिए मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैं खास हूँ, कोई दूर है, कोई नज़दीक है, कोई सीनियर है। वो सीनियर लोगों का भी अपनी उपयोगिता है, उनका भी अपना महत्व है। इस बार आपको काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर काफ़ी राजस्थान की सड़कों की कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी है। ये बात सही है कि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो राजस्थान विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा और इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यूनुस जी, राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, लेकिन सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसके कारण नहीं हो पाया। तो अभी हमें काम करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, स्टेट को इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और हम लोगों को योजना बना करके अगले 5 साल तक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। राजस्थान के मामले में कहा जाता है कि सड़कें तो बनती हैं लेकिन सड़कें कुछ ही समय टिकती हैं। ये सिर्फ राव साहब विजन का और लीडरशिप का फ़र्क है। माननीय वसुंधरा जी जिस दिन चीफ मिनिस्टर का पदभार ग्रहण किया और हम लोग जब मिले और उसके बाद में उन्होंने अपना विज़न जो लोगों को बताया वो यही इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया। और जब मैं मंत्री बनकर के पहली बार मिला तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि राजस्थान मॉडल स्टेट बने और राजस्थान की सड़कें सुधरे। जो पिछले 5 वर्षों में हालत हुए हैं वो हालत में ही नहीं देखना चाहती और उसी के लिए उन्होंने नई नई योजनाएं जैसे OPRC है, 20,000 किलोमीटर सड़कों का मतलब सुदृढ़ीकरण और मतलब चौड़ाईकरण और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का उन्होंने हाथ में लिया है। तो ये उनका विज़न, डिसीजन और फ्यूचर का जो 2020 की जो बात है। जी, वसुंधरा जी दूसरी ओर ये भी कहती हैं कि उनकी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। आखिर में इतना बड़ा विजन, सड़कों का जाल बिछाने की योजना होगी कैसे पूरी? आपके पास पैसे तो है नहीं। किसी भी प्रदेश के पास अपने सीमित संसाधन होते हैं और उन सीमित वित्तीय संसाधनों से उस गति से विकास नहीं हो पाता जिस गति से आज हम चाहते हैं दूसरे प्रदेशों के बराबर खड़े होने के लिए। तो अब 2 विकल्प हमारे पास है। आपके माध्यम से मैं जनता से भी रूबरू होना चाहता हूं और आपको भी निवेदन करना चाहता हूं। पहला विकल्प ये है कि हम आम आवाम पर टैक्स लगा करके पैसा वसूल करें, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी, आम आदमी पर टैक्स। एक तो ये है। दूसरा हमारे पास विकल्प है, हम PPP मॉडल पे जाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस पर जाएं। उसमें मतलब जो है टोल उन्हीं लोगों पर लगेगा जो लोग उस सड़क पर चलेंगे। ये दूसरे वाले विकल्प में क्या है कि पहले सड़क बनाओ और सड़क पर जो चले और जिसके पास 4 व्हीलर और टोलेबल हो वो व्हीकल, तो
उस पर टोल लगेगा। तो इसमें मैं आपके माध्यम से एक क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो योजना लेकर के हम आ रहे हैं, तो ये योजना खाली 20,000 किलोमीटर सड़कों पर ही है, 1,95,000 सड़कों में से। तो उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। पर यूनुस जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आप एक और रोड टैक्स भी लेते हैं, दूसरी ओर आप टोल भी लेने जा रहे हैं, यानी कि जनता को पूरी तरह से बांधने जा रहे हैं कि वो सड़कों पे उतरे ही नहीं, उतरे तो जेब में पैसे लेके उतरे, नहीं तो वो अपने घर पे बैठे। नहीं। देखिए, राजस्थान में आज की पॉपुलेशन जो है 7 करोड़ 20 लाख है, और राजस्थान में जो अब तक व्हीकल्स के जो रजिस्ट्रेशन है 1 करोड़ 10 लाख का है। और ये मैं कहूँ कि जीवित व्हीकल जो आज रोड पे चल रहे हैं वो 80 लाख हैं। उन 80 लाख में से मात्र 8 लाख व्हीकल ऐसे हैं जो टोलेबल हैं, जिन पर टोल लगेगा। तो अगर 7 करोड़ 20 लाख में 8 लाख को हम देखें तो 1.25% के करीब आता है। यानी 1.25% राजस्थान के लोग ऐसे हैं जिन पर टोल लगेगा। यानी 99% के करीब लोगों पर किसी भी तरीके का इस पर भार नहीं आएगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब चूंकि उसको सड़क अच्छी दे रहे हैं तो उसकी व्हीकल नहीं टूटेगा, तेल बचेगा, मतलब गाड़ी का जीवन बढ़ेगा और उसका समय बचेगा, उसमें वो बहुत सारे काम कर लेगा। इसलिए अगर सड़क अच्छी है तो वो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि भाई टोल के जो नाके हैं वो नज़दीक नहीं हो, उसका इरिटेशन नहीं भाई हो, यूनुस जी, इरिटेशन नहीं हो, उसके लिए हमें योजना हम बनानी जानते पड़ेगी। हैं कि राजस्थान में जो सबसे पहली जो टोल की सड़क आई वो जयपुर अजमेर जो किशनगढ़ टोल एक्सप्रेस हाईवे जिसे कहा गया। आज जो हम हालात देखते हैं, सारी की सारी वसूली हो चुकी है, जितनी लागत थी उससे कई गुना वसूली हो चुकी है, और सड़क की हालात आज ये है, एक्सप्रेस हाईवे कहना है उसके लिए एक शर्म आती है कि अगर एक्सप्रेस हाईवे ये है तो फिर सामान्य सड़क क्या हो। राव साहब, मैं आपकी बात को 2 भागों में बांटूंगा। एक तो जयपुर किशनगढ़ वास्तव में बहुत ही बेस्ट वे है आज की तारीख में, वो टूटा हुआ नहीं है, बहुत अच्छा बना हुआ है, आप भी देख सकते हैं। एक्सप्रेस वे कहते हैं कि उसमें कहीं ट्रैफिक आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन निर्बाध गति से जयपुर से किशनगढ़ तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, जिसके लिए टोल लिया जाता है कि निर्बाध बिना किसी अटक के, बिना किसी रुकावट के किशनगढ़ तक पहुंच जाया जाए। लेकिन रास्ते में लगातार रुकावटें, ट्रैफिक का वही हाल जो आम सड़कों का होता है। ये बात आपकी सही है कि हिंदुस्तान में ट्रैफिक सेंस नहीं है, और ट्रैफिक सेंस नहीं होगा मतलब जो हेवी व्हीकल है उसको नंबर 3 पे चलना चाहिए। 6 लेन है, उसको नंबर 3 पे चलना चाहिए। वो नंबर कभी 2 पे आ जाता है, कभी 1 पर आ जाता है। ये बात सही है आपकी, और इसी की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं, इसी की वजह से परेशानियां भी होती हैं, इसी की वजह से जिस निर्बाधता की आपने बात की, बाध्यताएं आती हैं। तो ये ट्रैफिक सेंस के लिए हमें मतलब हिंदुस्तानियों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम विदेशों में जाते हैं तो जिसकी जो लेन निर्धारित है वो उसी में चलता है। ये बात आपकी सही है। इससे तो क्या जो टोल वसूल कर रहे हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं जो कि टोल वसूल कर रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिन लोगों से टोल लिया गया है उनको किशनगढ़ तक सही बिना किसी रुकावट के पहुंचा दिया जाए? ये देखिए, ये बात आपकी सही है, ये वास्तव में इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और हम इसके प्रोविजंस हमारे एक्ट में लेकर के आए हैं। क्या है कि ये जो वे है वो प्रीमियम वे है, ये एक्सप्रेस वे जिसकी आप बात करें वो प्रीमियम का है। इसमें मतलब जो है लागत तो वसूल वास्तव में हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी जो कंसेशन मिला है, लेकिन इसमें क्या है कि भारत सरकार NHAI इसमें 50% से ज़्यादा पार्टनर है, और वो पैसा वसूल करके दूसरी सड़कें बना रहा हो, मतलब दूसरी सड़कों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब इसमें ये जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने उस समय PMGSY यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई थी, उसमें सेस लगाया था। उस सेस का जितनी राशि आई वो ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए, और जो अनकनेक्टेड विलेजेस थे उनको जोड़ने में काम आया। वो एक अच्छी योजना थी, और यही बात अभी 4 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने और मैंने नितिन गडकरी जी को कही कि इसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा माननीय गडकरी जी के स्टेटमेंट भी आए हैं कि इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम मतलब बेतरतीब ढंग से टोल खड़े कर देंगे, बेतरतीब ढंग से असुविधाएं पैदा कर देंगे, तो फिर जनता इरिटेट होगी, और जनता को इरिटेट करना हमारा ध्येय नहीं, जनता को सुविधा देना हमारा ध्येय। तो इसके लिए हमने टोल की जो हमारी राजस्थान की पॉलिसी है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हमने बात करी है, NHAI को हमने चिट्ठी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखी है कि भाई इसको रिव्यू करिए, और ये जो प्रीमियम रोड्स हैं इन पर भी फैसिलिटी भी डेवलप करिए, इनके जो टोल हैं, हेवी टोल है, उनको भी कम करिए। तो माननीय मंत्री जयपुर दिल्ली हाईवे का तो सब मालूम है, आपने भी उठाया है, किस तरह से लूट हुई जयपुर और दिल्ली के रोड पर। ये कई बार क्या होती है कि कोई भी बड़ी योजना या अच्छी योजना होती है उसमें इस तरीके के उदाहरण बड़ी बाधा बन जाते हैं, और उस बाधा का एक बड़ा उदाहरण NH 8 का जयपुर गुड़गांव है। मैं आपसे सहमत हूँ, वास्तव में इसमें
माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को इंटरफेयर करके इसकी जो खामियां हैं उनको सुधारना चाहिए, जनता को सुविधा देने। देखिए आज हम जीत करके आए हैं, हमारी सरकार बनी है, तो हम असुविधा पैदा करने के लिए नहीं बने। हमारी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में आने वाले प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक राजस्थानी को मतलब जो है सुविधा मिले और उससे लिए जाने वाला पैसा ईमानदारी से उसी सड़क पर लगे। उसको कोई ये नहीं है कि बदमाश बेईमान खा करके चला जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको पूरा करेंगे। और मैं आपके बीच में कह रहा हूँ कि जब तक इसका मतलब न्याय नहीं हो जाएगा, मैं बीइंग ए नागरिक राजस्थानी मतलब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इस बात को जिस प्लेटफॉर्म पर जिस मजबूती के साथ उठाना होगा मैं उठाऊंगा, उठाता रहा हूँ, करता रहूँगा। हम राजस्थान की जनता के सेवक हैं, राजस्थान की जनता के वकील बन करके और केंद्र से जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर बात करनी होगी हम करेंगे। यूनुस जी, आप बिल्कुल राजस्थान की जनता को तो न्याय दिला देंगे लड़कर, लेकिन आप नागौर से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नागौर की जनता को कब न्याय दिलाएंगे? नागौर से बाहर निकलते ही टोल है, कहीं भी जोधपुर चले जाओ, चाहे अजमेर चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, कहीं भी जाओ, नागौर से ही जैसे बाहर निकलता है आदमी तो जेब में टोल के पैसे लेकर निकलने की मजबूरी उसकी हो गई है। तो वहाँ कब कैसे उनको न्याय दिलाएंगे आप? देखिए मैंने आपको बताया कि हम टोल नीति को रिव्यू कर रहे हैं और हम पूरे राजस्थान के नक्शे पर अब तक के NH, NHI, स्टेट हाईवे, RSRDC इनके जितने टोल हैं उनको सबको टोल को रोड मैप पर उतार रहे हैं और अब जो हम ला रहे हैं उनको भी उतारेंगे। हमारा यही ध्येय है कि जनता को ज़्यादा टोल का बोझ नहीं पड़े, असुविधा नहीं हो, इसलिए ये टोल नीति को रिव्यू करेंगे। और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, उस रोड के आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको टोल फ्री रखेंगे। टोल रोड का जो कंसेप्ट है वो विदेशों से आया हुआ कंसेप्ट है। वहाँ टोल रोड्स होती हैं, लेकिन टोल रोड और आम सड़क में बड़ा अंतर होता है। उन सड़कों को जो पुरखों ने जो सड़कें यूज़ की होती हैं उनको कभी टोल रोड नहीं बनाया जाता। आम आदमी के पास ये सुविधा रहती है कि वो टोल दे के जा सकता है और एक दूसरी सुविधा होती है बिना टोल के भी जा सकता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं धीरे टोल रोड के नाम पे ये जो सुविधाएं छीनती जा रही है, उसकी घूमने की आज़ादी उसकी पाबंद होती जा रही है। नहीं, मैं आपको राव साहब एक निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान का जैसे मैंने जिक्र किया 1,95,000 किलोमीटर जो है हमारी सड़कें हैं, 45,000 हमारे गाँव हैं और आज की तारीख में 87 हमारे स्टेट हाईवेज आइडेंटिफाइड हैं। तो हम जो गांव सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं लगभग 5,700 गांव, उन 5,700 गाँवों को सड़क से जोड़ेंगे और ज़िले में जो बाकी सड़कें हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनको टोल फ्री रखेंगे, चाहे वो हमारा ODR है, चाहे वो हमारा रूरल रोड है, चाहे और कोई रोड है। उनको हम OPRC, आउटपुट परफॉर्मेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके माध्यम से बिल्कुल जो है टोल फ्री रखेंगे और उनको बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग मेंटेन करके और अगले 4 साल में बना करके दे देंगे और उस पर किसी तरीके का टोल यानी कि आपका ये भी वादा है कि जिन रोड्स को गलत तरीके से टोल रोड बना दिया गया है उनको भी टोल मुक्त कर दी जाएगा? बिल्कुल जहाँ मान लीजिए टोल आ ही नहीं रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है तो सरकार उन पर विचार करेगी। ऐसा नहीं है कोई सरकार कोई जनता को परेशान करने नहीं है। हमारा ध्येय जो है अच्छी सड़क बना करके देना, जनता को फैसिलिटेट करना। एक यूनुस जी, एक बड़ी बात कि पिछली बार आप जब सरकार में आए थे, वसुंधरा सरकार थी, तो शराब माफिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस बार टोल माफिया राज्य में पनपता जा रहा है। इस पर हम सवाल करेंगे आपसे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे सामने हैं वसुंधरा सरकार के कैबिनेट मंत्री यूनुस खान। खान साहब, पहले बात हो रही थी कि टोल माफिया पनप रहा है राज्य में और टोल सारे गुंडों के हाथ में चले। देखिए, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि किसी भी तरीके से टोल माफिया नहीं पनपने दिया जाएगा। किसी भी तरीके से जो लोग यात्री और मालिक के साथ में दुर्व्यवहार करने लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम नियम कायदे बना रहे हैं, कौन लोग टोल वसूल करने वाले कितने क्वालिफाइड होंगे, क्या क्या उनको फैसिलिटी देंगे, ये सब डिसाइड करके देंगे हम। और ये जो जितनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं जो टोल लेने के बाद में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हम। और अब जो है हमारा सितंबर से ये अभियान चलाएंगे, चाहे वो स्टेट हाईवे का है, नेशनल हाईवे का, हमारे प्रदेश में लगा हुआ है और वो कोई भी वॉयलेशन कर रहा है कानून का, उसके खिलाफ हम FIR दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। कई सड़कों तक का तो हाल ये है कि रात में वहाँ से निकलने पे यात्री घबराता है कि कहीं टोल पे लूट
खसोट नहीं हो जाए। ऐसी भी शिकायतें हुई हैं, पुलिस तक शिकायतें हुई हैं। आखिर में क्या इलाज कर रहे हैं? नहीं, उनका निश्चित रूप से देखिए, कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ता है, किसी भी स्तर का आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरीके की हमारे पास कोई भी बात आएगी तो सरकार उसको गंभीरता से लेगी। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का इलाका है, 12 से झालावाड़ वाली सड़क है 78 किलोमीटर का। वहाँ लगातार टोल का जो ठेकेदार है वो लगातार बदलता जा रहा है। जिस कंपनी को सबसे पहले ठेका दिया गया था टोल के लिए, उसने और आगे सबलेट कर दिया, लगातार बदलता जा रहा है। और ये बदलते बदलते कुछ माफियाओं के हाथ में आ गया और वो जबरन वसूली करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। कोटा 12 की बात 12 झालावाड़ 12 झालावाड़ क्या करने जा रहे हैं? इस तरह देखिए, की घटनाएं और भी होंगी। ये मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ, और चूंकि वो रोड जो बनी हुई है, इस विषय को हम दिखाएंगे। अगर इस तरीके की कोई बात होती है, पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा करके उसको देखेंगे। विनोद जी, एक और बड़ी बात जो जनता को कचोटती है वो ये है कि जिस सड़क के निर्माण में जितनी लागत लगी होती है उससे भी कई गुना वसूली हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। और इसके लिए मैंने जैसा कि बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं कि मतलब जो फैसिलिटी तो हम दें, और जो लोग एंटाइटल हैं, टोलेबल जिनके पास व्हीकल है, उनसे लें। लेकिन ये नहीं हो कि उनको बाहर लगने लग जाए, और इस तरीके से कि भी मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो काम सुविधा के लिए, वो मुनाफे में नहीं बदलना चाहिए, वो माफिया में नहीं बदलना चाहिए। स्टेट हाईवे अथॉरिटी एक नया आप एक्ट लाने जा रहे हैं, क्या खासियत है इसमें जो NHAI से अलग होगी? उसकी विशेषता ये है कि वो इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव बिल है, नंबर एक बात, जिसमें सारे प्रोविजंस डालें। अभी पिछली यूपीए सरकार ने लैंड एक्विजिशन का जो 2013 का बिल पास किया, उसमें कोई भी लैंड एक्वायर करते हैं तो उसमें 50 महीने लगते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है, इसलिए हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करके 81 दिन में हम लैंड एक्वायर करके दे देंगे। और ये दे देंगे नहीं, डिले जो है वो खत्म हो गया। एक तो 50 महीने में काम हो रहा है, एक 3 महीने में काम हो रहा है। एक फर्क तो ये आ गया। तो लैंड एक्विजिशन के भी हमने चेंज कर दिया, चेंज क्या क्या अब ये किया है कि हमने जैसे लैंड एक्वायर करने वाली हमारी अलग से अथॉरिटी बना दी। इसी स्टेट हाईवे में हमारा ADM स्तर का अधिकारी होगा, उसका इंचार्ज, 2 तहसीलदार और 8-10 मतलब पटवारी होंगे। लेकिन क्या उस किसान को या माली लैंड होल्डर को कंपनसेशन कैसे मिलेगा? तो हमने जो केंद्र ने प्रोविजन किया उससे सवाया प्रोविजन कर दिया, जिससे विवाद ही नहीं होगा। भाई उसको जो उसका पैसा है, मान लीजिए जो नए एक्ट के अनुसार मिलना चाहिए वो हम करें, वो ही नहीं, हम तो आपको बाजार के हिसाब से दे रहे हैं, इसलिए वो विवाद पैदा नहीं होगा। क्योंकि हमें ज़मीन कम चाहिए, समय कम है, इसलिए हमें आगे जल्दी बढ़ना है, इसलिए पैसा मायने नहीं रख रहा है। इसके लिए हमने 10% प्रोविजन अलग से किया है इसमें। एक इसमें रोड सेफ्टी को हमने प्राथमिकता दी है, तीसरा हमने दिया है रोड ट्रैफिक को हमने इसमें प्राथमिकता दी है। इतना ही नहीं कि इसके अलावा भी उसके जो हमारा कंट्रोल जोन है उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। किसान को मतलब जो है किसी भी तरीके से इसके दायरे से बाहर रखा गया। किसान का प्रत्येक व्हीकल जो खेती के काम आता है उसको टोल नहीं लगेगा, 2 व्हीलर पे टोल नहीं लगेगा, और मतलब जो है और भी जो ऐसे एग्जम्प्ट करने वाले व्हीकल्स हैं उन पे नहीं लगेगा। यानी कि काफी इसमें किसान को मुक्त कर दिया गया है, किसान को कर दिया, ग्रामीण जनता को रिलीफ दिया, ग्रामीण जनता को रिलीफ। लेकिन जिस तरह से टोल बढ़ता जा रहा है तो क्या कोई बाहर का आदमी, उद्योगपति यहाँ इन हालातों में अपना निवेश करेगा? क्योंकि नहीं, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। अभी राजस्थान के लेबर रिफॉर्म्स की बात चल रही है। अभी हमने 4 एक्ट में अमेंडमेंट किया है। एक तो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 का, उसको हमने मतलब जो है चेंज किया है। एक हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 का, उसको चेंज किया है। इस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को चेंज किया है। उससे इंडस्ट्रियलिस्ट में एक मैसेज गया है। मनोज जी, यही व्यापारी बताते हैं कि अगर बम्बई से राजस्थान कोई ट्रक कोई माल लेके आता है तो 10,000 रुपये तक उसको टोल देना पड़ जाता है। तो आखिर में राजस्थान पहुँचते पहुँचते कितना महंगा माल हो जाता है। तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी? नहीं, इसके लिए पॉलिसी बन रही है। इसके लिए माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा होगा। मंत्री जी ने 2-3 मीटिंग भी ली है, और ये पहले अनुभवी मंत्री हैं जिन्होंने ये टोल उनके ज़माने में आया था, और अब वो इस बात की ओर जा रहे हैं कि क्यों नहीं हम मान लो, हम देखिए मैं आपको और एक क्लियर कर देता हूँ, हम सारी रोड टोल नहीं बना रहे हैं, हम मतलब EPC पे भी जा रहे हैं, NOT पे भी जा रहे हैं, और मतलब पैसा की सरकार भी इन्वेस्ट करने वाली है। बिल्कुल करेंगे। अभी आपने नाम लिया नितिन गडकरी जी का, जो कि PPP मॉडल के प्रणेता जो कि देश में लाए। लेकिन अब ये PPP मॉडल जो है केवल कुछ चंद उद्योगपतियों को फ्लरिश करने का, उनकी संपत्ति को बढ़ाने का, उनके जो व्यापार को बढ़ाने का एक माध्यम बनता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, इसमें क्या है कि छोटे से छोटा हमारा जो ठेकेदार है उससे लेकर के बड़े से बड़े आदमी के लिए काम है। और इसमें मैं आपको बताऊं, हमारे रूरल रोड्स भी हैं,
हमारे मिसिंग लिंक्स भी हैं, हमारे मतलब आपके वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी हैं, हमारे मेंटेनेंस के जो ओपीआरसी के वो भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहुत सारी सड़कें हैं। उसके अलावा भी जैसे हमारे स्टेट को ही लें तो 1,60,000 किलोमीटर सड़कें इससे बाहर हैं। पर आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो निजी निवेश को यहाँ लाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है? सरकार की जो जिम्मेदारी है कि आखिर में आधारभूत सुविधा तो सरकार की जिम्मेदारी मैं होती है। आपको बताऊं, वैसे बेसिकली सरकार का काम है फैसिलिटेट करना, उसको बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। अगर सरकार बिजनेस में आ जाएगी तो सरकार रहेगी नहीं। तो सरकार और व्यापार इन दोनों में फर्क है। पर सरकार जो सड़क हमारा है, वो काम तो रेगुलेट करना है। सड़क जो है वो तो आधारभूत संरचना है जिसकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुन, बिल्कुल है। मैंने बात की शुरुआत की, आपने भी कहा दूसरे देशों। अगर हम इटली में जाएंगे तो वहाँ टोल सिस्टम है, हम इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर जो है टैक्स सिस्टम है। इंग्लैंड में हैवी टैक्स लगा करके पैसा कलेक्ट करके फिर सड़क वहाँ बनाते टोल हैं। रोड्स नहीं है। ठीक है सर, इटली वाले क्या है कि सड़क बना करके फिर जो चलते हैं उनसे लेते हैं, तो किसी को बुरा नहीं लगता है। तो अब हमें अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो कुछ न कुछ प्राइवेट सेक्टर में हमें जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज देखिए मैं बताऊं आपको, सरकार वसुंधरा जी की भी रही है, 2 बार गहलोत साहब भी रहे। अगर उनका इन तीनों सरकारों का औसत निकालें तो 5,000 करोड़ रुपए साल का इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो एक सड़क का 19 साल बाद में उसका मेंटेनेंस के लिए नंबर आता है। तो आप कब तक इंतजार करेंगे? जनता कब तक इन टूटी हुई सड़कों पर चलेगी? कब तक वो गाँव के लोग परेशान होते रहेंगे? ये सारी जो योजना है कोई टाइम बाउंड भी है या ये अगले चुनाव तक भी वादे बनी रहेंगी? राव साहब, आप मेरा जो एक्शन देखेंगे, आज की तारीख में मेरा पीपी डिवीजन अलग खुल गया, मेरे यहाँ पर फिजिबल स्टडी का काम हो गया। मतलब आप ये देखिए 8,290 किलोमीटर रोड का स्टडी चल रहा है और उनके एक एक पीडी मैंने अलग लगा दिए, अलग डिवीजन कर दिया, अलग लैंड एक्विजिशन का ऑफिसर कर दिया, सब चीज़ें अलग कर दी, सबको कैबिनेट से पास करा दिया, विधानसभा से पास करा दिया, जिम्मेदारी दे दी, उसको तारीख दे दी और हर तारीख को उसको रिपोर्ट करनी है मेरे कार्यालय। यानी तभी कहते हैं आप स्मार्ट मंत्री हैं कैबिनेट के। आपसे एक बड़ा राजनीतिक सवाल, आप एक ऐसी पार्टी में हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी कट्टरवादी है, आप इसमें किस तरह से स्मार्ट तरीके से कैसे एडजस्ट किए हुए हैं, ये बड़ा एक बड़ा सवाल रहता है। देखिए, मेरी पार्टी के बारे में जो बाहर प्रचार किया जाता है वो तथाकथित लोग हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। जनता ने वो फैसले सुना दिए सब। आज राजस्थान की कांग्रेस की क्या हालत है, जो पार्टी अपने आप को एक समाज विशेष की या धर्म विशेष के पोषक बताती थी, आज उनकी हालत ऐसे क्यों हुई? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क था। और ये हमारे आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आप सुनिए। पहले वो बात करते थे कि 6 करोड़ मेरे गुजरातियों की बात, आज वो जो भी स्टेटमेंट देंगे उसमें या 125 करोड़ लोगों की बात करेंगे। और मैं देखो मैं आपको पर आपके नेता जो है वो टोपी पहनने से बड़ा झिझकते हैं, वो क्या कारण? मेरी बात सुनिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, टोपी पहनने वाला आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। और मुसलमान और टोपी का कोई वैसे कोई लिंक यानी कि टोपी पहनाने पे और पहनने पे कोई यस ये जो टोपी जो लोगों ने पहनाई है ना, हम लोगों को उसको देखना है। मतलब टोपी इश्यू नहीं है, टोपी को देखिए मतलब नमाज आप पढ़ रहे हो ये आपका एक व्यक्तिगत मसला है। अब उसमें आप टोपी लगा के पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अदब की बात है। अगर हम गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, लोग बिना टोपी के भी नमाज पढ़ रहे हैं, लोग कोई पैंट में पढ़ रहा है, कोई धोती में पढ़ रहा है, कोई लंगोटी में पढ़ रहा है, कोई पजामे में पढ़ रहा है, अपनी अपनी। ये हमारा देश विभिन्न मतलब जो है भाषाओं का और एक संस्कृति का देश पर है। आपके सबसे बड़े नेता को आखिर में ऐसे क्या दिक्कत आ गई थी कि टोपी पहनने में उनको बड़ी शर्म सी और झिझक सी महसूस होने लगी? क्या उनके बाल खराब हो जाते, क्या लग रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज मैं मुसलमान हूँ, कोई आदमी मुझे ये कह दे कि नहीं तुम मतलब जो है ये गेरुआ वस्त्र धारण करो, मैं आज मुसलमान हूँ, कोई मुझे कह दे यार आज जो है मान लीजिए हमारे कोई मौलवी कह दे नहीं आप तो दाढ़ी काट लो साहब, तो वो उसका अपना सोच है कि वो दाढ़ी रखे, ये व्यक्तिगत विषय है। बिल्कुल 100%। आज मान लीजिए किसी भी मुसलमान को आप कहो नहीं आप तो तिलक लगाओ, अब मान लो वो नमाजी आदमी है वो कहता मत नहीं लगाता, तो अब मतलब ये अपना धार्मिक मामला है, इसलिए मतलब कोई टोपी ओढ़े या नहीं ओढ़े, कोई तिलक लगाए या नहीं लगाए, ये उसकी स्वतंत्रता है। इस देश में बड़ी एक परंपरा चल गई थी कि रोजा के बाद, रोजा के समय जो है प्रधानमंत्री रोजा इफ्तार देते थे। कहीं ना कहीं इस बार तो नरेंद्र मोदी ने ना तो इफ्तार तो दी ही नहीं और खुद भी राष्ट्रपति के इफ्तार में भी नहीं गए। देखिए मोदी जी जिस दिन से आए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए 125 करोड़ लोगों के लिए सोच रहे हैं। इफ्तियार पार्टी हम लोग राजनीतिक लोग जो है जिस तरीके से करते हैं, अभी मैंने भी मेरे क्षेत्र में करी, माननीय वसुंधरा जी ने राजस्थान में करी, अब ये एक्चुअल में धार्मिक चीज़ नहीं रह करके राजनीतिक हो गई। अब उस राजनीति में मतलब आप सारे काम करो जरूरी नहीं है, अब उनका अपना
एक अधिकार था, अगर वो करते तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, नहीं की कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने अलग से 300 करोड़ रुपए मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए, अलग से दिए, और उन्होंने माइनॉरिटी के लिए अलग से सोचा कि नहीं। और उनका सोच ये है कि भाई मैं नाटक नहीं करना चाहता, मैं तो मेरे नागरिकों को जो 125 करोड़ का देश है उसको सड़क मिले, उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, उसको शिक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, और उसको कानून और व्यवस्था सुधरी हुई मिले, ये उनका लक्ष्य है। तो वो काम अगर हो जाएगा तो उस पर मुसलमान भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा, उस पर ईसाई भी चलेगा, सिख भी चलेगा, रोजगार भी मिलेगा। ये काम हो जाए तो हम तो ये जानते हैं कि भी पूरा देश आगे बढ़ चलेगा, देश आगे बढ़ जाएगा, और देश हमारे लिए सर्वोच्च है। मनोज जी, आप तो समझ गए, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी को कैसे समझा देखिए पाते? मेरी क्योंकि आपके सामने तो बड़ी ये एक धर्म संकट रहता है कि नहीं, बहुत, मैं आपको बताऊं, मेरे को सारे राजस्थानी मुझे प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदू है वो भी मुझे बहुत मोहब्बत रखते हैं, मुसलमान है वो भी रखते हैं। ये ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट है, और मैं भी सबसे मोहब्बत रखता हूँ। मेरे लिए हिंदू मुसलमान नहीं, मेरे लिए तो ये है कि ये हमारे प्रदेश का नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है। और मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि एक किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए उसका राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि मुसलमान का आधा ईमान जो है वो उसकी देशभक्ति है। तो आने वाले दिनों के लिए जनता से क्या वायदे करते हैं? एक टोल का तो वादा कर दिया कि टोल का तो कहीं ना कहीं भार आप कम करेंगे, साथ में सड़कों को लेकर क्या वादे करने चाहते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जितने हमारे गांव जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, जिनकी संख्या 5700 है, उनको हम कनेक्ट करेंगे। एक दूसरा हमारा ये है कि जितने ये 20,000 किलोमीटर के अलावा हमारी बची हुई लगभग 1,60,000 किलोमीटर सड़कें और बच जाएंगी जो रिपेयर होनी है, उनको आउटपुट परफॉर्मेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रैक्ट पे हम सबको रिन्यू कर देंगे, नवीनीकरण कर देंगे। ये दूसरा काम हम ये करेंगे। तीसरा काम, जितने में हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी हमारे फोर्ट्स हैं, प्लेसेज हैं, जितने भी हमारे टूरिज्म के प्लेस हैं, उनको सबको हम 100% कनेक्ट कर देंगे। जो नहरी क्षेत्र है उसमें 476 किलोमीटर को तो इस वर्ष हमने लिया है, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनका दुरुस्तीकरण कर देंगे। जो मिलिट्री के पास हमारी लगभग 4,000 किलोमीटर है, अगले 5 साल में फेज वाइज लेकर के उनको हम डेवलप कर देंगे। इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का हम काम करेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टोल वाला, तो मैं भी आपको कह रहा हूँ, सनसनी नहीं फैलाएं किसी भी तरीके की, मतलब जनता को कोई भी असुविधा हम नहीं होने देंगे। हम उनके लिए कमिटेड हैं। और यूनुस रोड का मंत्री है, रोड पर ही रहेगा, हर आदमी को सुनेगा, हर आदमी की समस्या का समाधान करेगा। ये मैं आपके साथ कमिटमेंट करूँ। यानी कि एक स्मार्ट मंत्री का एक वादा है कि जो आने वाले समय में ये स्मार्टनेस और आपकी बढ़ेगी और जनता को रिलीफ मिलेगी। मैं तो गांव का किसान का बेटा हूँ साहब, मैं तो सेवा के लिए हाजिर हूँ, मैं कोई स्मार्ट नहीं हूँ। और मैं वास्तव में मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको आप दिखाएं भी, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा मान दिया है। मैं पार्टी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, वसुंधरा जी के लिए भी, और राजस्थान की जनता का भी, कि मेरे जैसे गाँव के गरीब के बेटे को यहाँ तक इतनी इज्जत दी है, ये राजस्थान ही दे सकता है। तो ये थे हमारे साथ वसुंधरा सरकार के कैबिनेट मंत्री यूनुस खान। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।